नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आप जानते हैं आज है संडे और लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर शो का सेकंड एपिसोड, जिसके अंदर हम वो सभी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कुछ भी फालतू की चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। फ्रेंड्स, रेगुलरली हमारा दी करंट अफेयर शो फॉलो करते रहिए और हमेशा हमेशा के लिए करंट अफेयर्स की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे वीक हम अच्छे से करंट इवेंट्स को एनालाइज करते हैं और फिर इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट इवेंट्स इंपोर्टेंट है आपके सामने रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का दी करंट अफेयर शो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में। राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शिवांगी सिंह पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हुई। इसका मतलब यह है जो इंडिया का राफेल फाइटर प्लेन है उसको चलाने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह रहेंगी। अब देखिए, जो स्क्वाड्रन गोल्डन एरो है ये क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स का एक बेस स्टेशन है जो कि हरियाणा अंबाला के अंदर है। इसी के अंदर हमारा जो राफेल फाइटर प्लेन है वो शामिल किया गया है। पहले स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में मिग 21, आपने फाइटर प्लेन का नाम सुना होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो शामिल था। अब राफेल मिग 21 की जगह लेने वाला है और जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के बीडे में राफेल शामिल हो जाएगा उसी के बाद शिवांगी सिंह इसको चलाने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट बन जाएगी। ऐसा नहीं है जो हमारी फाइटर लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है, इन्होंने पहले भी इतिहास रचा है, इन्होंने मिग 21 को भी उड़ाया है। इससे पहले जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर प्लेन्स को उड़ाने वाली पहली 5 महिलाएं थे उनमें इनका नाम भी शामिल था। तो ये दूसरी बार इतिहास रचने जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है राफेल जो भारत का सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन रहने वाला है, जो कि फ्रांस से इंपोर्ट किया गया। आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसकी जो स्पीड है वो 1389 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है। स्पीड इससे ज्यादा मिग 21 की है वैसे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मिग 21। इसकी जो स्पीड है वो 2229 किलोमीटर पर आवर है, काफी ज्यादा है हमारे राफेल से, लेकिन राफेल ज्यादा पावरफुल है। ये भले ही तेज चलता हो, मिग 21 ये वही फाइटर प्लेन है जो कि पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा था, जिसको अभिनंदन वर्धमान चला रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये इसका पूरा फंडा होने वाला है। पहली जो महिला बनने वाली है राफेल को चलाने वाली वो हमारी शिवांगी सिंह रहेंगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राफेल फाइटर प्लेन को चलाने वाला पहला मेल पायलट यानी कि पुरुष पायलट कौन था? तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिलाल अहमद रदर जो कि कश्मीरी के कमांडर, इन्होंने पहली बार यानी कि ये पहले ऐसे पायलट हैं जिन्होंने राफेल को उड़ाया था। यही फ्रांस से इसको इंडिया लेकर आए थे, याद रखना, हिलाल अहमद रदर। नेक्स्ट इवेंट के ऊपर बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंदों, बेरोजगारों के लिए स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलिफाई लॉन्च कर दिया है। फ्रेंड्स, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, इनको कौन नहीं जानता होगा, इन्होंने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है स्कॉलिफाई। ये जो जरूरतमंद है, प्रवासी मजदूर है, उनको एक तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा, यानी कि उनके जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में उनकी हेल्प करेगी। ये एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किए हैं। अब देखिए, ऐसे जितने भी मजदूर हैं या फिर जरूरतमंद है जिनकी सालाना इनकम, जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है, वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। तो ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। और भी इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किया, आपको तो पता है, लॉकडाउन के दौरान काफी सारे प्रवासी मजदूरों को घर पे इन्होंने भेजा है। ऑनलाइन स्टडी में इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है, स्मार्टफोन इन्होंने प्रोवाइड किया है, काफी सारे जरूरतमंदों की हेल्प किया है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रोवाइड की है। तो सोनू सूद फिलहाल रियल के हीरो बने हुए हैं। तो याद रखना, स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलिफाई इस एप्लीकेशन का नाम है। ये किसने लॉन्च की? बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना है, फेम इंडिया योजना। अब ये योजना क्या है इसके बारे में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। इस योजना के तहत टोटल इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर 670 इलेक्ट्रिक बस यानी कि बिजली से चलने वाली बस, यानी कि बैटरी से चलने वाली बस, ना कि डीजल से चलने वाली बस को इंडिया के अंदर लाने के लिए, चलाने के लिए, साथ ही 241
241 चार्जिंग स्टेशन, ताकि वो जो बिजली की बस है, बैटरी की बसेज है, उनको चार्ज किया जा सके। जैसे कि आप पेट्रोल पंप होते हैं, जब ये बिजली की बस चालू हो जाएंगी तो उस टाइम पर चार्जिंग स्टेशन हो जाएगी जहां पर ये बसेज चार्ज होंगी, तो उसको मंजूरी दे दिया। यानी कि बहुत जल्द इंडिया के अंदर आप इलेक्ट्रिक बसेज देखोगे। किन किन स्टेट के अंदर पहले ये बसेज चलाई जाएंगी और कितनी बस किस स्टेट के अंदर दी गई है मंजूरी, ये देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा हो महाराष्ट्र में टोटल 240 बसेस चलने वाली है। साथ ही गुजरात में 250 बसेस चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ में टोटल 80 बसेस चलने का प्रावधान है। साथ ही गोवा में 100 बस यानी कि 100 बसेस चलाने का निर्णय लिया गया है। टोटल 670 बस होंगी। उसके बाद और भी ऑल इंडिया के अंदर काफी सारी बसेस चलाई जाएंगी। टोटल 241 चार्जिंग स्टेशन रहने वाले हैं। अब जो योजना है फेम इंडिया योजना, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। अब ये है क्या? फेम इंडिया योजना ऐसा है जो कि भारत के पर्यावरण को बढ़ावा देता है और जो इंडिया के अंदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स है उनको हाइब्रिड यानी कि उनको अपग्रेड करने के लिए ये फेम इंडिया योजना चलाई गई है, ताकि पोल्यूशन कम किया जा सके, ईंधन की खपत को कम किया जा सके, खर्चा कम किया जा सके और इंडिया को थोड़ा और भी एडवांस ले जाया जा सके। तो ये योजना है, इसी के तहत ये जो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी इसी योजना के तहत चलेगी। इसमें जो टोटल खर्चा आएगा 10,000 करोड़ रुपए का इसमें मतलब बजट रखा हुआ है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक्स वगैरह, इलेक्ट्रिक कार्स भी आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक रिक्शा तो ऑलरेडी चल ही रही है। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा यानी कि प्लान है ये और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है 21 सितंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स हाल ही में 21 सितंबर गया है, उस दिन इंटरनेशनल पीस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। मैंने आपको कई बार बताया कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं हमारी महत्वपूर्ण दिवस, चाहे वो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर योगा डे के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, या फिर फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा। तो हाल ही में जितने एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन निश्चिंत है। 21 दिसंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का विश्व शांति दिवस का? वो ये है शेपिंग पीस टुगेदर, यानी कि मिलके शांति फैलाते हैं, मिलके शांति को प्रमोट करते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रही, यानी कि जो वर्ल्ड के अंदर दंगे फसाद होते रहते हैं इनको खत्म किया जाए और शांति अपनाई जाए। ठीक है, याद रखेगा 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत की गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। जो केरल राज्य है उसके अंदर पहला जो चिकित्सा उपकरण पार्क, जिसे इंग्लिश में मेडिकल डिवाइस पार्क कह सकते हैं, इसकी बनाने की शुरुआत की गई है। ऑल इंडिया के अंदर ये 4 पार्क बनाए जाएंगे शुरुआत में, और जिसकी बनने की शुरुआत यानी कि नींव रखी जा चुकी है वो केरल स्टेट के अंदर त्रिवंतमपुरम के अंदर रखी जा चुकी है, यानी कि बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। अब इसके अंदर है क्या, चिकित्सा उपकरण क्या है, यानी कि इंडिया के अंदर जो चिकित्सक उपकरण यानी कि मेडिकल डिवाइसेज है, चाहे वो आपका बीपी मापने का हो या फिर मतलब जितने भी आप ये स्क्रीन के ऊपर डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर टेक्निकल डिवाइस देख रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, इनको बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर जो मेडिकल डिवाइसेज है वो बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ा खर्च आता है, यानी कि एक बहुत बड़ा बजट लगता है, और जिसके कारण यानी कि इनकी पूर्ति नहीं हो पाती। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ये प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल पाते। तो इसी वजह से मेक इन इंडिया के तहत यानी कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर इंडिया के अंदर ये बनाए जा रही है, यानी कि इंडिया के अंदर ही अब ये उपकरण बनाए जाएंगे और इसीलिए पार्क्स बनाए जा रही है। ठीक है, जिनके अंदर इन चीजों को प्रमोट कर सके, बढ़ावा दे सके, मेडिकल डिवाइसेस को बढ़ावा दिया जा सके, इस वजह से ये पार्क बनाए जा रहे हैं। टोटल 4 पार्क बनेंगे। पहले केरल में पहला चिकित्सा उपकरण पार्क कहां बनाया जा रहा है? केरल में। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने ये किया है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो क्रिकेट लवर्स हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। तो फ्रेंड्स हाल ही में अगर आप आईपीएल देख रहे होंगे तो आपको पता होगा जो केएल राहुल है जो कि काफी अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले एक रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पे था, उन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाए थे और वो भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाए थे। लेकिन अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे केएल राहुल ने। अब इंडिया के जो सबसे तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज है आईपीएल के अंदर वो केएल राहुल बन चुका है। अब देखिए कैसे, जो सचिन
सचिन तेंदुलकर ने 2000 रन बनाए थे वो टोटल 63 मैचेस में बनाए थे। वहीं केएल राहुल ने 60 मैचेस के अंदर ही 2000 रन बना दिए हैं, इसी वजह से सबसे तेज। और बात करें वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है आईपीएल के अंदर, वो है हमारे क्रिस गेल, जिसने टोटल 48 मैचेस के अंदर 2000 रन बनाए थे। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर क्रिस गेल है और इंडिया के अंदर केएल राहुल बन चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक का मतलब होता है बिल, यानी कि लोकसभा के द्वारा कोई बिल पास किया गया है, जैसे कि हाल ही में कृषि बिल पास किए गए जिसके ऊपर बहुत ही बड़ा हंगामा उठा हुआ है। आगे वो भी करंट इवेंट आएगा तो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लोकसभा ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जो कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, देखिए जो पहले जम्मू कश्मीर की जो 70 साल से हमारी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज चलती आ रही है वो है कश्मीरी। जम्मू कश्मीर की कश्मीरी भाषा चलती आ रही है, लेकिन राज्य मंत्री का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी भाषा से ज्यादा हिंदी, डोगरी और उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए फाइनली लोकसभा ने यह विधेयक जारी कर दिया कि जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा होंगी वो टोटल 5 होने वाली हैं अब से, जिसमें एक हो गया हमारी कश्मीरी भाषा, यानी कि कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर की अब से आधिकारिक भाषा होगी। साथ ही इंग्लिश भाषा भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होंगी। साथ ही डोगरी जो भाषा है जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जा रही है पहले से, लेकिन अब तक जो आधिकारिक भाषा थी वो कश्मीरी थी, अब से डोगरी भाषा भी रहेगी। साथ ही उर्दू भाषा भी अब से जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा रहने वाली है। तो याद रखिएगा, अब से टोटल 5 आधिकारिक भाषा बनने वाली है जम्मू कश्मीर की। लोकसभा ने ये एक बिल जारी कर दिया है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा को लेकर। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, जरूर आएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज को एनालाइज किया है। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा हूबहू मंदिर लंदन में उड़िया सोसाइटी ऑफ यूके बनाने जा रही है। फ्रेंड्स, सबको पता है उड़ीसा के अंदर जो पुरी है एक स्थान है, वहां पर एक जगन्नाथ मंदिर है जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर है। अब सेम उसी के जैसा जगन्नाथ मंदिर जैसा बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल कॉपी एक लंदन में बनाया जाएगा ऐसा ही मंदिर, जिसको बना रही है उड़िया सोसाइटी ऑफ यूके। अब ये उड़िया सोसाइटी ऑफ यूके क्या है? ये एक सोसाइटी है जो कि उड़ीसा और लंदन यानी कि ब्रिटिश के अंदर एक संबंध को क्रिएट करती है। इसका इनका काम होता है कि जो उड़ीसा का कल्चर है उसको प्रमोट करना इंग्लैंड के अंदर, यानी कि ब्रिटिश के अंदर उसको प्रमोट करता है, साथ ही लोगों की सहायता भी करता है। तो ये उसका काम होता है। तो जब जो अब ये हमारी उड़िया सोसाइटी ऑफ यूके है तो ये इस मंदिर को बनाएगी। इस मंदिर को बनाने में जो टोटल खर्चा आएगा वो हमारा 40 मिलियन पाउंड्स, 40 मिलियन पाउंड्स आएगा। और जो ये पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो ट्रस्ट के थ्रू, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसके थ्रू, चंदे के थ्रू, यानी कि ये इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जाएगा जिसके बाद मंदिर बनाया जाएगा। टोटल जो ये लंदन में मंदिर बनेगा वो 10 से 12 एकड़ जमीन के अंदर बनाया जाएगा। और ये जो बनाने की मतलब डेडलाइन रखी गई है 2024 तक ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये है जगन्नाथ मंदिर, फिलहाल उड़ीसा के अंदर है। हूबहू सेम मंदिर अब लंदन के अंदर भी बनने वाला है। कौन बनाएगा, कितने खर्च आएगा, और मतलब ये आप सभी चीजें यहां पर जान चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे यार जरूर आएगा आपका एग्जाम में, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं एसएससी के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में एकमात्र आयुष्मान खुराना भारतीय एक्टर को स्थान मिला। यानी कि ये कह रहा है, एक मैगजीन होती है, अमेरिका की एक मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन। ये मैगजीन हर साल एक लिस्ट जारी करती है 100 लोगों की, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि मोस्ट असरदार लोग, यानी कि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जिनसे लोग प्रभावित होते हो, ऐसा आदमी जिनसे ज्यादातर लोग प्रभावित होते हो, बात सुनते हो उनकी, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकता हो वो आदमी, वो एक होता है। तो एक इंडिया के अंदर एक ऐसा एक्टर है आयुष्मान खुराना, भारतीय एक्टर की मैं बात कर रहा हूं, उसका इस लिस्ट में नाम है। ये केवल एक भारतीय एक्टर है। बात करें अगर इंडिया के अंदर से टोटल कितने लोगों को इस लिस्ट में यानी कि इस ये जो लिस्ट है सबसे असरदार लोगों की, अमेरिका की जो मैगजीन है टाइम मैगजीन, टोटल 5 लोगों को स्थान मिला है। पहले हमारी एक्टर है आयुष्मान खुराना, सेकंड है पीएम मोदी। ये बड़ा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की जो 100 लोगों की लिस्ट है वो पीएम मोदी की भी है, यानी कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंसर है इंडिया के अंदर से, सबसे ज्यादा लोग इनसे प्रभावित हैं।
मोदी जी से। साथ ही तीसरे सुंदर पिचाई जो कि हमारे गूगल के सीईओ इंडियन है, ये भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही हमारी ये एक बिलिक्स बानो है जो कि 82 यानी कि 82 साल की उम्र है। अब ये है कौन फ्रेंड्स, आपको पता है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था शाहीन बाग में, ये वो महिला थी जो कि शाहीन बाग दादी के नाम से भी जानी जाती है, मोस्ट इन्फ्लुएंसर यानी कि उस टाइम की सबसे असरदार थी। ये भी उस विरोध किया गया था सीएए का, उसमें ये शामिल थी, इसलिए मोस्ट इन्फ्लुएंसर लेडी है ये भी इंडिया से। पांचवे हमारे हैं रविंदर जी, वो भी एक इंसान है जो कि एड्स से रिलेटेड बातचीत करते हैं, साथ ही इलाज करते हैं एचआईवी से रिलेटेड। लेकिन ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। फ्रेंड जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का है, सबको पता है। महाराष्ट्र का एक अहमदनगर है, उसके अंदर डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, इसका एक सफल टेस्ट कर लिया, यानी कि सक्सेसफुल इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया कि ये कैसे काम करेगी, कितनी दूर तक दुश्मन के ऊपर वार कर सकती है, ये सही चलती भी है या फिर नहीं चलती है। इस मिसाइल का जो टेस्ट किया गया है वो हमारा एक टैंक है इंडिया का एमबीटी अर्जुन टैंक, इसके थ्रू किया गया। अगर आप 26 जनवरी को परेड देखते होंगे लाल किले के ऊपर, तो आपने ये अर्जुन टैंक जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं एमबीटी अर्जुन, ये जरूर देखा होगा। तो इसके थ्रू इस मिसाइल का इन्होंने सफल प्रशिक्षण कर लिया महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा अर्जुन टैंक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी लेजर एंटी टैंक मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है, ये इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर यहां पर देख रहे हैं ये गन होती है, यानी कि अर्जुन टैंक के ऊपर ये गन है जिसके थ्रू ये थ्रो की गई है, यानी कि टेस्ट किया गया इस मिसाइल का। टेस्ट करने के ऊपर ये पता चला है कि ये मिसाइल दुश्मन के ऊपर 3 किलोमीटर तक वार कर सकती है, साथ ही कितना भी हैवी टैंक क्यों ना हो उसको भी ये उड़ा सकती है, साथ ही चाहे कोई यानी कि जेट हो, फाइटर प्लेन ही क्यों ना हो दुश्मनों का, उसको भी 3 किलोमीटर तक मार सकती है, यानी कि निस्ताबूत कर सकती है। वर्ड थोड़ा हैवी था लेकिन यही है, 3 किलोमीटर तक वार, ये सक्सेसफुली इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है पूरा फंडा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है HCL यानी कि जो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को 845 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 100% बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि HCL की बात हो रही है, इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी आईटी कंपनी जो कि DWS के नाम से जानी जाती थी, उसको 845 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यानी कि अब जो हमारा HCL है वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी टेक्नोलॉजी है वहां पर भी फैला सकेगा, यानी कि हिंदुस्तान का अब नाम ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर चलने वाला है। तो जो अब टोटल फिलहाल HCL कंपनी के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो 1600 है। अब ये जो कंपनी इन्होंने खरीद ली है 845 करोड़ रुपए में, अब वहां पर और भी ब्रांचेस खोली जाएंगी HCL की, और यानी कि अब से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी HCL की टेक्नोलॉजी का प्रॉपर लाभ उठा पाएंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि HCL के फिलहाल के जो CEO हैं वो कौन है। यहां पर आप देख सकते हैं विजय कुमार, ये फिलहाल HCL के CEO हैं। नेक्स्ट है रो के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो पूर्व प्रमुख यानी कि प्रीवियस फॉर्मर जो चीफ थे वो हमारे अनिल धस्माना थे, लेकिन अब इनको 2 साल के लिए NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बनेगा ही बनेगा। अब समझ लेते हैं कि NTRO है क्या। मैंने आपको बताया इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका असली काम क्या होता है, ये इसका जो मतलब सही नाम से जो ये जानी जाती है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितनी भी हमारी डिफेंसेस है, चाहे वो हमारी रो ही क्यों हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या फिर NIA या फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनको टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है हमारा NTRO। ठीक है, तो NTRO की अनिल धस्माना को 2 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पहले रो के पूर्व चीफ थे यानी कि पूर्व प्रमुख थे। याद रखिएगा, रो को तो आप जानते होंगे, सभी लोग फैन हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिलहाल के करंट के जो रो के चीफ हैं
यानी कि प्रमुख है वो कौन है, हेड कौन है, ये आप देख सकते हैं सामंत गोयल फिलहाल रो के चीफ हैं। यहां पर लिखा हुआ मीट द न्यू रो चीफ सामंत गोयल, ये फिलहाल रो के चीफ हैं और वो हमारे पूर्व चीफ थे जो कि मैंने आपको अभी बताया, अनिल धस्माना। फिलहाल वो NTRO के अध्यक्ष बना दिए गए हैं 2 साल के लिए। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लाता हूं, फालतू का कुछ भी नहीं लाता। डेली मैं भी आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आ सकता हूं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये चीजें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की। फ्रेंड्स अभी अभी स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल को चलाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह होंगी, और साथ ही यहां पर पता चल रहा है कि जो नौसेना है उन्होंने भी घोषणा कर दिया कि जो उनके हेलीकॉप्टर्स स्ट्रीम है उनमें पहली 2 महिलाओं को नियुक्त यानी कि तैनात करने की घोषणा कर दी है। अब महिलाएं भी तैनात होंगी हमारी फ्रंट में, हेलीकॉप्टर में, नौसेना में यानी कि इंडियन नेवी में। उनका नाम क्या है, एक आप देख रहे हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी ये है, और साथ ही सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह ये है हमारी। ये 2 महिलाएं तैनात की जाएंगी एज अ कौन सी पोस्ट के ऊपर, ऑब्जर्वर पोस्ट के ऊपर, यानी कि जो एयरबोर्न टेक्नीशियन होते हैं हमारे हेलीकॉप्टर्स या फिर जेट प्लेन के अंदर भी होते हैं एयरबोर्न टेक्नीशियन, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम टेक्निकल रिलेटेड इशू हेलीकॉप्टर में होता है तो उससे रिलेटेड उसके लिए ये 2 महिलाओं को यानी कि सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, दोनों नाम याद रखना, दोनों नाम नोट कर लीजिए, एग्जाम में 100% आएंगे। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। राज्यसभा में कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयक संसद में पास हो गए हैं। सब लोगों ने इनके बारे में जरूर सुना होगा कि कृषि बिल पास किए गए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी बना हुआ है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, ध्यान से देखिएगा और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की भी कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, संसद के थ्रू 2 विधेयक, मैंने आपको बताया विधेयक बिल को ही बोलते हैं, जारी किए गए जो कि फार्म रिलेटेड यानी कि फार्मर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड ये 2 बिल जारी किए गए। वैसे तो 3 बिलों का प्रस्ताव है, लेकिन फाइनली 2 बिल संसद के थ्रू पास हो चुके हैं, जारी हो चुके, कानून बनना बाकी है। एक बिल को अभी पूरी तरीके से मंजूरी नहीं मिली, पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ है संसद से रिलेटेड। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बिल है, इनके अंदर क्या क्या है। ये किसान सुधार बिल बताए गए हैं, लेकिन क्या ये रियली में किसान के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, क्योंकि आपको पता है पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका दबा के विरोध किया है और काफी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, सब लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स बिल क्या है, पहला जो बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योर एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का कहना यह है कि यह बिल किसानों को बड़े नुकसान से बचाएगा। फिलहाल क्या होता है, किसान गेहूं की फसल अगर उगा रहा है तो उस टाइम पे अगर गेहूं का रेट 30 रुपए किलो है तो फसल उगा है, और जब फसल की कटाई होती है यानी कि अप्रैल मई के आसपास, उस टाइम पे गेहूं का रेट घट जाता है, दुर्भाग्य से 10-12 किलो हो जाता है, जिस वजह से किसान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग अब ऐसा नहीं होगा, केंद्र सरकार का कहना यह है, क्योंकि अब इस बिल के अकॉर्डिंग किसानों को फसल उगाने से पहले, बुआई करने से पहले ही फसल का रेट मिल जाएगा, प्रॉपर प्राइस मिल जाएगा, चाहे फिर 5-6 महीने बाद फसल का रेट, अनाज का रेट घटे या फिर बढ़े, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसान के ऊपर। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी जिनको अनाज की जरूरत होती है, वो डायरेक्टली किसान के साथ एग्रीमेंट करेगी, वो बोले कि तुम्हारे पास 10, 20, 30, 40 बीघा जितना भी जमीन है, इसके अंदर तुम अनाज उगाओगे, उसका इतना अनाज उगेगा, उसका एक प्रॉपर रेट उसको दे दिया जाता है कि हाँ 30 रुपए किलो के हिसाब से मैं ये सभी अनाज ले लूंगा 4-5 महीने बाद। तो ये बिल क्या गया है, देखा जाए तो किसानों को थोड़ा सा इससे बेनिफिट भी है, क्योंकि अनाज के अगर रेट घटते हैं 5-6 महीने बाद, मार्केट रेट डाउन होता है, तो उससे किसान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो पहले ही एक एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि फसल को एक निश्चित रेट के ऊपर एक सामने वाली कंपनी को बेच दिया। लेकिन किसानों का विरोध इससे रिलेटेड यह भी है कि अगर कुछ भी आपदा आ जाती है, कुछ भी विवाद हो जाता है इस चीज के अंदर, यानी कि फसल नहीं उगती या फिर कुछ आपदा के कारण, बारिश वगैरह के कारण, बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाती है, या फिर फसल में कोई कीट लग जाता है, यानी कि कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो उसका प्रावधान क्या है, उसका क्या होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो ये एक विरोध इस बिल से रिलेटेड बनता है। सेकंड जो हमारा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड्स एंड कॉमर्स प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये बिल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अब जो किसान है, ये बिल किसानों को फ्री ऑफ चॉइस देता है, यानी कि
फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, यानी कि अब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं, वो मार्केट से बाहर अपनी फसल को कहीं पर भी बेचता है। लेकिन सरकार का कहना यह भी है कि फिलहाल जो इंडिया के अंदर 100% जो किसान है वो अपनी फसल मंडी में 6% यानी कि 6% ही लोग मार्केट के अंदर अपनी फसल बेच रहे हैं, किसान बेच रहे हैं, बाकी सब बाहरी बेच रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि किसानों को अब फ्रीडम मिल रहा है कि वो मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, वो तो ऑलरेडी बेच ही रही थी, तो इसमें क्या डिफरेंट हुआ? मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ये फ्रीडम मिलेगी, लेकिन किसानों का ये विरोध इसके ऊपर है कि सरकार ने यह भी कहा कि अगर बाहर बेचेगी यानी कि डायरेक्ट बेचेगी, विदाउट मंडी विदाउट मार्केट, किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच रहा है तो उसको उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन विरोध ये किया जा रहा है किसानों के थ्रू कि यार ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है। हमें कैसा पता चलेगा कि जो सामने वाली पार्टी होगी हमें कहां पर मिलेगी, कहां हम उस अनाज को बेचे, कितने दिन तक हम उसको यहां पर रख सकते हैं। मार्केट के अंदर तो अगर मंडी है तो उसके अंदर ग्राहक ऐसे मिल जाते हैं, यानी कि ग्राहक सामने खड़ा होता है, वो उसका प्रॉपर रेट लगाता है। लेकिन अगर ओपन मार्केट में बेचेंगे तो उसको एक प्रॉपर ग्राहक कहां से मिलेगा? अगर सब्जियां हैं, मान लीजिए कि टमाटर है या फिर ऐसी सब्जियां जो कि खराब हो सकती है, तो अब किसान उसे कहां बेचता फिरेगा, कहां वो ग्राहक ढूंढता फिरेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि किसानों को हो रही है और इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। एक और है हमारा थर्ड, जो कि अभी कंप्लीटली संसद से जारी नहीं हुआ है, यानी कि संसद ने पूरी तरीके से अभी से मंजूरी नहीं दी। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, यानी कि भंडार करके रख सकते हैं जो हमारी आवश्यकताएं वस्तु होती हैं, जैसे कि आलू होता है या फिर अनाज होता है या फिर गेहूं होता है, चावल होता है, दालें होती है, यानी कि किसान उस फसल को अपने पास, अगर फिलहाल रेट कम है, कटाई हो चुकी है और फिलहाल उस फसल के अनाज के रेट कम है, तो उसके वो अपने पास यानी कि गोडाउन में एकत्रित करके रख सकता है। जब उसका रेट बढ़े तब मार्केट के अंदर या फिर ओपन मार्केट के अंदर जाके बाहर उसको बेच सकता है। तो ये बिल कुछ इस प्रकार से है। तो अभी ये पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ है, तो ये टोटल 3 बिल जारी किए हुए जिससे किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ किसान इसके विरोध में है और कुछ किसान इससे खुश भी है। तो ये पूरा फंडा इसका चला हुआ है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट है शायद लास्ट इवेंट हमारा होने वाला, आजकल काफी लंबा हो गया दी करंट अफेयर शो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एचडी देवगौड़ा जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब रहे थे? 1933 में इनका जन्म हुआ था और जिनका कार्यकाल था एज अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भारत के, वो जून 1 1996 से लेकर अप्रैल 21 1997 तक ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं एचडी देवगौड़ा। इन्होंने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता के लिए, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बन चुके, इन्होंने शपथ ले ली है। इनको शपथ किसने दिलाई है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? हमारा राज्यसभा का जो सभापति होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, जो कि फिलहाल वेंकैया नायडू है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई, एचडी देवगौड़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए बनेगा क्योंकि राज्यसभा के अंदर तो सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 11वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही एक और इमेज में आपको लगा देता हूं, ये है एचडी देवगौड़ा। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ करंट इवेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, पूरा वीक एनालाइज करते हैं, फिर आपके सामने पेश करता हूं। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया ये कौन से करंट अफेयर्स है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है। मेरे जो करंट अफेयर शो के अंदर करंट इवेंट्स रहते हैं वो हमारे लास्ट 2 मंथ्स के होते हैं, यानी कि लास्ट 60 डेज के अंदर जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं इंपोर्टेंट, वो मैं एवरी संडे शाम 5 बजे आपके सामने पेश करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये आज की दी करंट अफेयर शो हमारा खत्म होता है, सेकंड एपिसोड। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमेशा नोट बनाते रहिए। पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप दी करंट अफेयर शो को एंजॉय कर पा रहे हैं या फिर नहीं। किसी तरीके का अपना सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए कि मुझे इस तरीके से चेंजेस करना चाहिए या फिर आपके लिए ज्यादा कंफर्ट कैसे हो सकता है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दी करंट अफेयर शो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।